हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने 12th की बायोलॉजी स्टार्ट की थी और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। ये लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से पहला जो लेसन था उसके बारे में उसका रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, पहले लेसन के अंदर हमने आवृतबीजी पादप के बारे में जाना था और उनमें हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन को पढ़ा था। हमने कहा था कि इसमें दो प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने उसकी कुछ मुख्य विधियां पढ़ी थी और उसमें भी हमने कायिक जनन को मुख्यतः पढ़ा था कि कायिक जनन क्या होता है। और इसके बाद हमने लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी थोड़ी सी कि भाई कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें लैंगिक अंग कौन होता है। तो हमने ये देखा था कि उसमें लैंगिक अंग जो होता है वो पुष्प होता है। अब हम यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो पुष्प होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए, जो पुष्प है वो क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है? रूपांतरित प्ररोह। रूपांतरित प्ररोह क्यों है ये? क्योंकि ये जो है वो पत्ती से ही रूपांतरित होता है। क्या होता है? ये पत्ती से रूपांतरित होता है, इसलिए ये एक रूपांतरित प्ररोह है। एक बार इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, हमने इसकी संरचना के बारे में पहले पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होगा, सबसे नीचे की ओर एक धागेनुमा वृंतनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, पूतंतु कहा जाता है। ये पूतंतु क्या होता है? ये पूतंतु जो है वो पुष्प को किसी शाखा यानी किसी पादप की शाखा से जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद में पूतंतु के ऊपर जो पूतंतु होता है वो ऊपर जाकर एक खुली संरचना बनाता है। उसके ऊपर जो है वो एक खुला भाग होता है। इस चौड़े भाग को, इस खुले भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? पुष्पासन। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, जहां पर पुष्प जो होगा यानी फूल जो होगा वो इसके ऊपर विराजमान रहेगा, यानी इसके ऊपर बैठा रहेगा, इस पे लगा रहेगा। नेक्स्ट हमने बाह्य दल के बारे में पढ़ा कि बाह्य दल जो होते हैं वो सभी पुष्पों में कैसे होंगे, हरे रंग के होते हैं। इनका रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। कोई भी पुष्प हो उसके बाह्य दल का कलर हमेशा कैसा होगा? हरा रंग का होगा। और इसके अंदर क्या होते हैं? दल होते हैं। दल का कलर जो होता है वो पुष्प में, प्रत्येक पुष्प में अलग अलग होता है। वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है, किसी भी प्रकार से इनका रंग जो होता है वो प्रत्येक पुष्प में इनका रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। और इसके बाद में हमने देखा था कि इनमें जो है पुष्प के अंदर जो है वो जननांग उपस्थित होते हैं। एक होता है नर जननांग, एक होता है मादा जननांग। जो नर जननांग होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पुंकेसर के कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है परागकोश और एक होता है पूतंतु। पूतंतु भी एक धागेनुमा संरचना होती है। इसके शीर्ष पर क्या लगा होता है? परागकोश लगा होता है। परागकोश कैसी संरचना है? तो द्विपालित संरचना होती है और इसके अंदर क्या होते हैं? बीजाणु, लघु बीजाणु का निर्माण यानी परागकण का निर्माण होता है, जो कि अभी हम इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, इनका विकास किस प्रकार से होता है। तो ये तो की बात हमने पुंकेसर यानी नर जननांग की। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मादा जननांग होता है जिसे क्या कहा जाता है? जायांग या स्त्री केसर भी कहा जाता है। जायांग या स्त्री केसर। इनके भी तीन पार्ट होते हैं मुख्यतः। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सबसे ऊपरी भाग जो कि चौड़ा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिकाग्र के नीचे एक नलिकाकार संरचना होती है। इस प्रकार से ये जो संरचना बना रखी है नलिकाकार संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। और वर्तिका के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है या अंड का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है? मादा युग्मक होता है। जबकि जो परागकोश होता है उसमें परागकण का निर्माण होता है, वो क्या होता है? नर युग्मक होता है। तो ये हो गए क्या? मादा जननांग और नर जननांग। नर जननांग किसे कहेंगे? पुंकेसर को। और मादा जननांग किसे कहेंगे? स्त्री केसर या जायांग को। तो ये बात होती है कि ये जो है वो क्या है? इसकी पुष्प की आंतरिक संरचना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जो पहला जो टॉपिक है क्या है? नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए, नर जो जननांग है हमने पढ़ा कि नर जननांग किसे कहा जाएगा? पुंकेसर को। पुंकेसर को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु पर्ण, जो कि क्या है? एक नर जननांग है। क्या है? पुष्प का नर जननांग है जिसमें क्या निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा।
अब बात करें कि जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो देखिए पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु, योजी और परागकोश। बात करते हैं सबसे पहले पूतंतु की। जो पूतंतु होता है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर एक परागकोश पुंकेसर जो है पूरा का पूरा इसका डायग्राम बना रखा है कि पुंकेसर किस प्रकार की संरचना होती है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले बात करें कि पूतंतु क्या होता है, तो पूतंतु क्या है? पुंकेसर का एक लंबा वृंतनुमा भाग होता है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का वृंत के जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है, लंबा होता है, वृंतनुमा भाग होता है। और इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष यानी इसके ऊपर की ओर क्या होता है, तो इसके शीर्ष पर परागकोश स्थित होता है। क्या होता है? ये परागकोश। ये जो संरचना पूरी की पूरी दिखाई दे रही है, ये कौन सी संरचना हो जाएगी? परागकोश हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें योजी की, कि योजी क्या होता है, तो देखिए योजी एक बंध्य उत्तक है। क्या है? बंध्य उत्तक है। बंध्य उत्तक का अर्थ है कि इसकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होगा। और ये कहाँ होता है? परागकोश की दोनों पालियों के मध्य में। अभी हम परागकोश की संरचना पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से 2 पालियां होती है। तो देखिए जो योजी होता है वो होता है कि परागकोश की जो दोनों पालियां होती है उसके बीच में इस प्रकार की जो ये जो संरचना दिखाई दे रही है परागकोश के बीच में, ये इस बीच में होती है, इसके बीच में होती है। और ये क्या करती है? दोनों पालियों को जोड़े रखने का कार्य करता है। योजी क्या करेगा? परागकोश की दोनों पालियों के बीच में होगा और ये क्या करेगा? इसको जोड़े रखने का कार्य करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परागकोश की, जो कि ऊपर की जो ये पूरी संरचना दिखाई दे रही है, इसे क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। परागकोश कैसी संरचना है, तो परागकोश एक द्विपालित संरचना है। द्विपालित का अर्थ क्या है? इसमें 2 पालियां होगी। 2 पालियां इस प्रकार से, एक पाली और दूसरी पाली, 2 पालियां होती है इसके अंदर। और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं? 2 लघु बीजाणु धानियां होती है। देखिए अगर मैं यहाँ पर इस परागकोश को संरचना की बात की जाए तो देखिए अगर इस परागकोश को यहाँ से बीच में से अगर मैं इससे काटूं तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? जब इसको काटेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डायग्राम की, इसमें जो है इसकी संरचना किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की। यदि इसे बीच में से काट दिया जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब हमने बात की कि इसके अंदर 2 पालियां है, एक पाली ये और दूसरी पाली ये। 2 पालियां है, यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि ये एक पाली, ये दूसरी पाली। प्रत्येक पाली में यानी इस पाली में भी और इस पाली में भी क्या होगी? 2 लघु बीजाणु धानियां। लघु बीजाणु धानी है, यहाँ पर लघु बीजाणु की बात नहीं कर रहे अभी हम, लघु बीजाणु धानियां यानी कि 2 इसमें लघु बीजाणु धानी हो गई और 2 इसमें। एक पाली में 2, दूसरी पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां। तो कुल कितनी लघु बीजाणु धानियां हो गई? तो कुल हो गई 4 लघु बीजाणु धानियां। 1, 2, 3 और 4, यानी कि 2 पालियों के अंदर कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है? तो 2 पालियों के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती है। अब देखिए अगर मैं इसको खोल के और हम देखें कि देखिए ये जो 2 पालियां है, एक तो ये पाली हो गई, एक ये दूसरी पाली हो गई। एक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानियां हैं? तो एक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां है, एक ये दूसरी ये। दूसरी पाली में भी 2 लघु बीजाणु धानियां हैं। तो दोनों पालियों में कुल कितनी? एक में 2 तो दोनों में कितनी हो गई? 4 लघु बीजाणु धानियां हो गई। अब ये जो लघु बीजाणु धानियां होती है ये इसके अंदर क्या होता है? तो देखिए इन लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होता है? पराग कण का। किसका निर्माण होता है? पराग कण का। और पराग कण को ही क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणु। अगर जहां पर भी नाम आ जाए लघु बीजाणु यानी कि वो पराग कण है, और यदि गुरु बीजाणु का नाम आ जाए तो यानी वो अंड कोशिका है। ठीक है, तो ये जो लघु बीजाणु धानियां हैं इनमें किनका निर्माण होता है? तो इनमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का अर्थ क्या है? पराग कण है। ठीक है, अब देखिए कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर कि 2 पालियों युक्त संरचना होती है। 2 पालियां होगी, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियां होगी, यानी टोटल कितनी हो जाएगी? 4 लघु बीजाणु धानियां। लेकिन अगर हम इसका एक अपवाद पढ़े तो इसका एक अपवाद है मालवेसी कुल के पादप। देखिए जो मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि जो परागकोश होता है उस परागकोश में केवल एक ही पाली होती है। यहाँ पर हमें 2 पाली दिखाई दे रही है कि एक पाली ये एक पाली है, लेकिन इसमें कितनी होगी पालियां? केवल एक पाली होगी। अगर इसमें एक पाली है तो इसमें लघु बीजाणु धानियां कितनी होगी? 2 ही होगी।
क्योंकि एक लघु बीजाणु सॉरी एक जो पाली होती है उसमें 2 लघु बीजाणु धानियां होती है, लेकिन जो मालवेसी कुल के पादप हैं उसमें उसकी पाली में कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी, क्योंकि वहां पर एक ही पाली है तो 2 ही लघु बीजाणु धानियां होगी। तो ये इसका अपवाद है। तो ये हमने बात की कि पुंकेसर किस प्रकार की संरचना है। पुंकेसर में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है, जो कि पुष्प का क्या है, एक नर जननांग है। पुष्प का नर जननांग कौन है, पुंकेसर है। पुंकेसर के हमने 3 पार्ट पढ़े, पूतंतु, योजी और परागकोश। पूतंतु एक वृंतनुमा संरचना होती है जिसके शीर्ष पर क्या होता है, परागकोश होता है। परागकोश में 2 पालियां होती है, दोनों पालियां किससे जुड़ी होती है, योजी के द्वारा जुड़ी होती है। योजी क्या है, एक बंधीय उत्तक है। दोनों पालियों के अंदर प्रत्येक पाली में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है, प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणु धानियां होती है। यानी कि अगर 2 पालियां हैं तो कुल कितनी लघु बीजाणु धानियां होगी, 4 लघु बीजाणु धानियां होगी। और जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें किसका निर्माण होता है, उसमें होता है पराग कण, या जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो पराग कण है, ये जो लघु बीजाणु है वो क्या है, तो ये लघु बीजाणु जो है वो क्या है, पराग कण यानी लघु बीजाणु जो है वो क्या है, नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, नर युग्मक। आगे हम जब इसकी लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये नर युग्मक होता है। और जब स्त्री केसर पढ़ेंगे, स्त्री केसर के अंदर अंडाणु का निर्माण होगा और जो कि क्या होगा, मादा युग्मक होगा। तो वो मादा युग्मक और ये नर युग्मक आपस में मिलेंगे, इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। और निषेचन के द्वारा जो है आगे से आगे इनका परिवर्तन होता जाएगा, फिर बीज और फल का निर्माण होगा। तो ये बात की हमने पुंकेसर की, जो कि क्या है, एक नर जननांग है। अब हम इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो पुंकेसर है इसकी जो संरचना पड़ी है, इसका विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, हमने परागकोश की बाह्य संरचना को देखा कि बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है, परागकोश की संरचना में क्या क्या होता है। तो परागकोश की संरचना में हमने 3 पार्ट पढ़े। हमने देखा कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पूतंतु, योजी और परागकोश। जो परागकोश होता है, अब हमें इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है और इसका जो संरचना है इसका विकास किस प्रकार से होता है वो देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें परागकोश की, तो हमने परागकोश की संरचना में देखा था कि ये जो परागकोश की संरचना हमने बना रखी है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसके बाहर की ओर एक भित्ति होती है या बाहर की ओर का जो आवरण होता है जिसे क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, बाह्य त्वचा। ये जो बाह्य त्वचा होती है जिन कोशिकाओं की बनी होती है, उन कोशिकाओं में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर विभेदन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, उनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इस पूरे परागकोश के अंदर की ओर क्या होगा, 4 परागपुट का निर्माण होगा। क्या होगा, 4 परागपुट का निर्माण, परागपुट का निर्माण होगा। अब ये जो परागपुट होंगे इनके अंदर क्या होगा, जो इनकी कोशिकाएं जो होगी, इनकी जो कोशिकाएं होंगी, कौन सी कोशिकाएं होंगी, हाइपोडर्मल कोशिकाएं होंगी। ये हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं, इनकी जो कोशिकाएं होंगी, इनमें कुछ जो कोशिकाएं होंगी वो क्या हो जाएगी, आकार में थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। और इसके अंदर जितना भी जीव द्रव्य होगा वो क्या हो जाएगा, सघन यानी गाढ़ा हो जाएगा, जिसके कारण इसमें किसका निर्माण होगा, एक कोशिका जिसका नाम है प्रपसु कोशिका। क्या नाम है, प्रपसु कोशिका। यानी इसमें इसका किसका निर्माण होगा, प्रपसु कोशिका का निर्माण होगा। ये प्रपसु कोशिकाएं आगे जाकर विभेदन करेगी और इस प्रकार से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक तो होगी प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरा है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्रपसु कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनी, कौन कौन सी, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और दूसरी क्या है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। अभी हम पढ़ेंगे इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किस कोशिकाओं द्वारा किनका निर्माण होता है। तो देखिए, जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती है वो किसका निर्माण करती है, वो परागकोश भित्ति का निर्माण, यानी परागकोश जिसकी भित्ति के द्वारा ढका होता है उसका ये निर्माण करती है। और उसमें भी 4 भित्तियां होती है, कौन कौन सी, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, अंदर की ओर अंतःस्थीशियम, उसके जस्ट अंदर की ओर, और बीच में होती है मध्य स्तरें, और सबसे आंतरिक जो स्तर होता है वो होता है टेपिटम। अभी हम इसके कार्य और इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी जो कोशिका है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसका निर्माण करेगी, बीजाणुजन
कोशिका का निर्माण करेगी और ये बीजाणुजन कोशिका, इन बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होगा और जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है वही किसका निर्माण करती है, वो लघु बीजाणु या परागकण जिसे हम कहते हैं उनका ये निर्माण करती है। तो ये हमने एक चार्ट के द्वारा समझा है। अब हम इसकी एक एक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि इनका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार की संरचना होती है। देखिए अब हम देखते हैं कि जो परागकोश जो होता है उसकी जो बाहरी जो भित्ति होती है वो कितने परत की बनी होती है, तो वो 4 परत की बनी होती है। कौन कौन सी? बाह्य चोल, अंतस्थीसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। यानी कि जो परागकोश की भित्ति होती है उसमें 4 स्तर होते हैं। अब हम प्रत्येक 4 जो स्तर हैं उनके एक एक के कार्य पढ़ते हैं और वो किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बाह्य त्वचा की बात करें तो देखिए जो बाह्य त्वचा होगी वो कहाँ होगी? बाह्य यानी सबसे बाहर की ओर। जो परागकोश होगा उसके सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है या उसकी जो कोशिकाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो होती है बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर होती है बाह्य त्वचा। ये कैसी होती है? ये चपटी होती है। कैसी होगी? ये चपटी होगी। और इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है परागकोश की सुरक्षा प्रदान करना, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना इनका कार्य होता है। परागकोश के सबसे बाहर की ओर कौन होती है? बाह्य त्वचा होती है। किस प्रकार की होती है? तो चपटी होती है। और कार्य क्या होता है? तो क्योंकि ये सबसे बाहर की ओर है तो ये क्या करेगी? इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। कैसी होगी? एकल स्तर होगा। इसका जो स्तर होगा वो एकल, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं का एक ही स्तर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतस्थीसियम। तो अंतस्थीसियम कहाँ होगा? ये जो बाह्य त्वचा है इसके जस्ट नीचे की ओर यानी अंदर की ओर जो होगा वो कौन होगा? अंतस्थीसियम होगा। एकल स्तर होता है इसका भी, यानी एक ही स्तर की बनी होती है, एक ही स्तर की कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में क्या होता है? अल्फा सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है। ये जो अंतस्थीसियम है यहाँ पर इनमें क्या होगा? इनमें अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होने के कारण इनमें क्या होगा? यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती है। यू आकार की इस प्रकार से रेशेदार पट्टियां बन जाती है। और ये कैसी होती है? तो देखिए ये आर्द्रता ग्राही होती है। ये आर्द्रता यानी नमी को ग्रहण करती है। जब नमी नहीं होगी यानी शुष्क वातावरण होगा तब ये क्या करेगी? ये इस प्रकार से इनका जो आवरण होगा वो खुलेगा, यानी ये फटेगी। और फटने से क्या होगी? जो अंदर की ओर जो लघु बीजाणु होंगे या परागकण जो होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो इनमें खिंचाव के कारण ये फट जाती है, यानी कि ये आर्द्रता ग्राही होती है, नमी को ग्रहण करती है। लेकिन जब नमी नहीं होगी तो ये शुष्क वातावरण में क्या होगा? इन कोशिकाओं में इस प्रकार से खिंचाव होगा और खिंचाव की वजह से ये खुलेगी और जितने भी इसके अंदर परागकण होंगे यानी कि जो परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियों के अंदर जो परागकण होंगे वो परागकण कहाँ आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, क्योंकि परागकोश का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। तो ये बात की हमने अंतस्थीसियम की, जो कि कहाँ होती है? बाह्य त्वचा के नीचे की ओर एकल स्तर का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य स्तर। जो मध्य स्तर होता है इसमें 1 से 3 परतें होती है। बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम में एक एक परत थी, लेकिन इसमें क्या होगा? 3 परतों का निर्माण। 1 से 3, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 परतें भी हो सकती है। तो इनमें 3 परतें होती है। और ये कैसी होती है? तो ये पतली भित्ति युक्त होती है। इनकी जो भित्ति होगी, इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो कैसी होगी? पतली होगी। और कैसी होती है? ये अल्पकालिक कोशिकाएं होती है, यानी इनका जो जीवन काल होता है वो थोड़े ही समय का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेपिटम की। तो देखिए हमने कहा कि जो टेपिटम होता है वो सबसे आंतरिक संरचना है। अगर ये आंतरिक संरचना है तो जो लघु बीजाणुधानियों के अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे वो इनके आसपास ही रहेंगे, यानी इनके आसपास रहेंगे, पास रहेंगे। तो ये टेपिटम का एक तो हमें कार्य यहीं से पता चल जाता है कि इनका कार्य क्या होगा? इन लघु बीजाणुओं को या पराग कणों को क्या करना? पोषण प्रदान करने का इसका एक कार्य होता है। तो ये कहाँ होती है? भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर की जो पराग भित्ति हमने पढ़ी उसके अंदर की सबसे बाह्य त्वचा। तो कौन सी? सबसे बाहर की ओर कौन सा आवरण हो गया? बाह्य त्वचा। और जो सबसे अंदर की ओर जो होता है वो कौन होता है? टेपिटम होता है। कैसा होता है? तो ये एकल स्तरी होगा, इसका भी एक ही स्तर होगा। इसका जो कोशिका द्रव्य यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है वो कैसा होता है? तो सघन होता है। और केंद्रक कैसा होगा? स्पष्ट होगा, यानी कि इसकी जो केंद्रक झिल्ली होगी वो भी सुस्पष्ट होगी। इसके अंदर जितने भी कोशिकांग होंगे वो भी सुस्पष्ट प्रकार के होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये जो टेपिटम होती है इनकी जो कोशिकाएं होती हैं
इन कोशिकाओं में क्या होती है, इन कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाएं होती है। ये जो कोशिकाएं होती है इसमें वसा का जमाव हो जाता है, यानी ये वसीय प्रकृति की होती है, जिन्हें इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इन कोशिकाओं को प्रोयूबिस्काई कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कि जो टेपिटम है, टेपिटम के अंदर कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वसा का जमाव हो जाता है। उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, प्रोयूबिस्काई कहते हैं। जब प्रोयूबिस्काई पर एक पदार्थ जो कि कौन है, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का जब इसमें जमाव हो जाता है, किस पर, प्रोयूबिस्काई पर जब स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है तो इस संरचना को या इस कोशिका को क्या कहते हैं, यूबिस्काई। इस संरचना को क्या कहेंगे, यूबिस्काई कहेंगे। तो ये यूबिस्काई जो होता है वो क्या करता है, ये परागकण का बाह्य चोल, जो परागकण पढ़ेंगे हम, नर युग्मक जो होता है, परागकण जो होता है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। तो इसका जो बाह्य चोल जो होता है ना, जो परागकण होगा जिसका जो ये बाह्य चोल जो होगा उसका निर्माण कौन करेगा, यूबिस्काई करेगा। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो परागकण है उसका बाह्य चोल किसका बना होता है, तो वो यूबिस्काई का। और यूबिस्काई क्या होती है, तो यूबिस्काई क्या होती है कि प्रोयूबिस्काई पर जब स्पोरोपोलिनिन जम जाता है तो उसे कहते हैं यूबिस्काई। यानी कि हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि परागकण जो होता है उसके बाह्य जो त्वचा होती है या बाह्य जो आवरण होता है उस पर किसका जमाव होता है, तो स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ है जो इसकी रक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेपिटम के कार्य की। तो एक तो हमारा कार्य हमने यही पढ़ लिया कि ये जो परागकण होता है इसका जो बाहरी चोल होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और ये स्पोरोपोलिनिन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन जो है वो प्रोयूबिस्काई पर जमने के कारण यूबिस्काई का निर्माण करता है। नेक्स्ट इसका कार्य क्या है, अभी हमने देखा कि ये जो टेपिटम है वो इन्हीं परागकण के पास में स्थित होती है, यानी परागकण जो होंगे वो इन्हीं से लगकर रहेंगे, है ना, इन्हीं के संपर्क में रहेंगे। तो ये क्या करती है, इसको पोषण प्रदान करने का भी कार्य करती है। तो इसका एक कार्य क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टेपिटम के कार्य बताइए। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, परागकोश को पोषण प्रदान करने का इसका कार्य हो जाएगा। तो ये हमने बात की परागकोश की, कि परागकोश की कितनी भित्तियां होती है, तो 4 भित्तियां होती है। कौन कौन सी, बाह्य त्वचा जो सबसे बाहर की ओर होगी, उसके अंदर की ओर कौन सी होती है, अंतस्थीसियम, और उसके अंदर की ओर कौन होगी, मध्यस्तर, और सबसे आंतरिक जो भित्ति होती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं। टेपिटम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता है कि टेपिटम के कार्य लिखिए। देखिए परागकोश भित्ति को हमने पढ़ लिया था कि परागकोश की भित्ति जो होती है वो 4 स्तर की होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। तो बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती है, तो ये होती है परागकोश में परागकोश की भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं, यानी परागकोश की जो 4 भित्तियां हैं वो किसको आवरण प्रदान करेगी, इन बीजाणुजन कोशिकाओं को। यानी कि बीजाणुजन कोशिकाओं के चारों ओर क्या होगी, पराग भित्ति होगी, परागकोश भित्ति होगी, जो कि 4 स्तर हमने पढ़े थे। अब ये बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती है वो किसका निर्माण करती है, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। जो लघु बीजाणु, यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा है कि ये जो क्या है, ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। ये सारी इस प्रकार जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है वो क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो इन कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा, लघु बीजाणु, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। परागकण जो कि क्या है, एक नर युग्मक है। यानी कि ये पूछ लिया जाए कि परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो आज हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और इसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।